तो मेरा दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि आई कुडंट हियर माय ओन वॉइस। आई एम फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सोसाइटी का बहुत हार्म किया है, तो ऐसे लोगों को हटा देना ही क्या इंसाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्टिस सिलेक्शन का सिस्टम है आज, कॉलेजियम सिस्टम जैसे आया है, इसके ऊपर जस्टिस चंद्रू हैं मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने काफ़ी कुछ टिप्पणी भी करी है, कुछ आर्टिकल भी लिखा है, और लोगों का भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म इन्वॉल्व है और शायद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इन्वॉल्व है। क्या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? जो उस समय भी जो करप्ट लोग आते थे, अभी भी करप्ट लोग आते हैं। नेपोटिज्म उस समय भी होता था, इस समय भी होता है। पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी, उनका वोट होता है, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? ऐसा भी केस था जिसमें एक हस्बैंड के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी वाइफ को जला दिया, तो उसके ऊपर भी आपने काफी नहीं। हेलो एवरीवन, इतिहास बनाने वालों को कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है, और जिन्होंने हौसलों की कलम से इतिहास बनाया है वो हैं जस्टिस अंजना प्रकाश, फॉर्मर जज पटना हाई कोर्ट। वेलकम टू GWP मैम। थैंक यू। क्योंकि ये हमारा चैनल नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, सभी के लिए ये प्रेरणा देता है कि कैसे ग्रोथ विद पीस किया जाए, शांति के साथ कैसे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग आपकी स्टडीज़ से अगर करें, और मैं इसलिए सवाल लिख के लाया हूँ क्योंकि आप जैसी शख्सियत से मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि कुछ मिस नहीं करना चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए। तो आप पहले लॉयर रहे, फिर जज रहे। हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट? आप पढ़ाई में कैसे थे? अच्छे स्टूडेंट थे। एक्चुअली है ना, बताना चाहेंगे हम कि मेरे फादर जो थे वो सेंट्रल सर्विसेज में थे। अच्छा। तो हम लोग है ना कि बहुत सब जगह घूमे। नासिक में मेरी पढ़ाई शुरू हुई, फिर उसके बाद जमशेदपुर आए, फिर वहाँ से हम लोग कानपुर गए, कानपुर से फिर बरेली गए, फिर इलाहाबाद में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ। स्कूल ख़त्म जब हुआ तो उसके बाद फिर यूपी में और मेरा पढ़ने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे इंटर कॉलेजेस होते थे, तो लग रहा था कि स्कूल का ये एक्सटेंशन होगा, और हमको कॉलेज में पढ़ने का मन था। तो पटना वेमेंस कॉलेज में हम ग्रेजुएशन करने लगे। मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, और जब ग्रेजुएशन कर लिए तो उसके बाद शादी, मतलब था कि मेरे फादर बहुत एम्बिशियस थे मेरे लिए। वो सोचते थे कि पढ़ने में अच्छी है, इतनी इंटेलिजेंट है, तो इसको कुछ नौकरी करनी चाहिए, IAS बने, कुछ मतलब कुछ ओहदा होना चाहिए। और हम बहुत लेट बैक थे, हमको लगता कभी समझ ही में नहीं आया कि मतलब क्यों ज़रूरी है कुछ नौकरी करना, इतना तो अच्छा है, शादी वादी करके बैठ जाइए आराम से अपना, ठीक है, वो भी उसमें भी फुलफिलमेंट है। कभी दिमाग में ये सब नहीं बात आई कि यू हैव टू बी कि नौकरी करना ज़रूरी है औरत के लिए भी। मगर ऐसा हुआ कि जब मेरी शादी ठीक हुई, इट वॉज एन अरेंज मैरिज। मेरे पेरेंट्स इन लोग कम्युनिस्ट थे और बहुत फॉरवर्ड लुकिंग, और मेरे फादर इन लोग बहुत अच्छे वकील भी थे, एस्टैब्लिश्ड बहुत अच्छे वकील बिहार में। तो उन्होंने कहा कि, और मेरे हस्बैंड उस समय इंजीनियर थे, तो कोल इंडिया में काम करते थे, मगर उनका मन था कि अपने पेरेंट्स के पास ही पटना में रहें और पटना में रह करके कुछ अपना शुरू करें। तो उसी में बाबूजी ने, मेरे ससुर ने प्रपोज किया कि अच्छा अंजना क्यों नहीं लॉ पढ़ ले, उसके बाद फिर है ना यहीं पे जब रहेगी तो वकालत करेगी। उनको लगता था कि कुछ हमें पोटेंशियलिटी है, तो हमने लॉ पढ़ा। इस बीच है ना मेरे दोनों बच्चे हुए, और पढ़ते पढ़ते ये सब फिर एनरोल हुए। जब एनरोल हुए तो तब पता चला कि अच्छा वकालत क्या है, उसके पहले तो कुछ पता नहीं था। और इनिशियली बहुत इनहिबिशन था, इन द सेंस दैट जज, पहले बार, हम हमेशा कहते हैं इस बात को कि पहले बार जब हमको जज को उसका सामना करना पड़ा था, और छोटी सी बात है ना बोलनी थी कि मतलब पास ओवर या कुछ करना था, तो मेरा दिल इतने ज़ोरों से धड़क रहा था कि आई कुडंट हियर माय ओन वॉइस, इतना हम नर्वस थे। So basically आपके ससुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा शायद आपके लॉ करने में। एब्सोल्युटली, हाँ एब्सोल्युटली, पूरा होन करने में हम, मेरा स्किल्स। कई सारे वकील हैं जो जजशिप एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं, आपने कैसे आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट किया? एक्चुअली है ना क्या, मेरी भी हिचकिचाहट थी,
मगर हिचकिचाहट और किसी वजह से नहीं थी। एक तो एज मेरा हो चुका था, मेरा एलिवेशन जो था वो थोड़ा लेट हुआ, तो उस समय हमको लग रहा था कि बहुत कम समय रहेगा जजी का, तो और तब तक हम बहुत अच्छा करने भी लगे थे, तो लगा कि नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फिर कुछ लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं करो, कि क्योंकि न हम वकालत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी आया करते थे, तो लोगों ने समझाया कि जब रिटायर कर जाओगे तो फिर तुम सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर ही सकती हो, क्योंकि हम बहुत पैशनेट हैं एज अ लॉयर। शुरू किया ज़रूर हमने ये प्रोफेशन बहुत हेजिटेंसी के साथ, मगर न बहुत हम बहुत पैशनेट हैं अभी भी अपने वकालत के बारे में, तो हमको बहुत अच्छा लगता है काम करना। तो सब लोगों ने कहा कि रिटायर करिएगा तो उसके बाद तो कर ही सकती हैं, इसीलिए कोई बात नहीं है। आई थिंक इंडिया का सौभाग्य रहा कि नहीं आप नहीं नहीं, कोई सौभाग्य नहीं रहा सब। तो आपकी जज की वाली जर्नी की अगर हम बात करें तो कई बार पब्लिक प्रेशर से कुछ डिसीजंस ऊपर नीचे होते हैं, इसके ऊपर कुछ आपका विचार? नहीं, हमको नहीं लगता है कि बहुत पब्लिक प्रेशर से कभी कुछ ये होता है। इनफैक्ट जानते हैं बहुत सारे चीज़ों को ना कि इतना सेंसेशनल बना के पेपर में निकालते हैं, और मेरी अपनी समझ रही है कि जो लॉ कहता है आपको वो करना चाहिए। पेपर क्या कहता है, पेपर क्या नहीं करता है, क्योंकि क्या ट्विस्ट कौन दे रहा है उससे आपको क्या मतलब है। आपको तो अपने लॉ से मतलब है, अपने फैक्ट से मतलब है, उसी पर कीजिए। कोई तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना मेरे ऊपर कभी प्रेशर रहा। और हम समझते हैं कि हाई कोर्ट लेवल पर काफ़ी प्रेशर लोगों को कम भी लगता है अपने ऊपर। हाई कोर्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे हो सकता है, क्योंकि वो इतना क्लोज हैं टू द प्लेस, टू द टाइम एंड टू द प्लेस, इसीलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। हालांकि फिर भी लोग प्रेशर में काम नहीं करते हैं, मगर हाई कोर्ट में ये फार रिमूव तो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जी, कुछ अब ऐसे सवाल जो कि डायरेक्ट जज होने से रिलेटेड हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी कि आप एज अ रूल सबको बेल दें और जेल केवल एक्सेप्शनल केसेस में करें। पर आज हम शायद ये नहीं देखते हैं, या देखते हैं मुझे पता नहीं, इसके ऊपर क्या विचार है आपका? मैम, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, क्योंकि फॉर एवरी ये सब पब्लिक स्पीच में बहुत अच्छा लगता है सुनना, और हो सकता है कि कोई कोई बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स में भी ये सब चीज़ लिखा रहता, मगर ये बहुत घिसा पिटा एकदम स्टीरियोटाइप्स में बोले चले जाते हैं। हाउ मच ऑफ योर सेल्फ डू यू अप्लाई टू दिस काइंड ऑफ अ थॉट, ये थोड़ा सा मतलब है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है रिकनसाइल करना। एंड इन फैक्ट जो रियलिटी है उसमें आई डोंट थिंक जजेस रियली बिलीव कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। आई डोंट थिंक दे बिलीव इन दैट। अच्छा, जो प्रिंसिपल, जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स जो हैं ऑफ बेल, आई डोंट थिंक द जजेस रियली फेथफुली फॉलो देम। अच्छा, तो उनको लगता है जेल करना है तो वो जेल कर देंगे। हाँ, एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस व्हिच आर नॉट टेनेबल एक्चुअली, व्हिच आर नॉट टेनेबल। हाँ, क्योंकि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा है बेल का, उसमें बहुत मतलब कुछ फिक्स्ड क्या बोला जाए टर्म्स है जिसको कि आपको फॉलो करना है, मगर अनफॉर्चुनेटली दोज आर नॉट द रीजंस व्हाई पीपल आर गेटिंग बेल और आर बीइंग रिफ्यूज्ड बेल। इट्स अनफॉर्चुनेट। करेक्ट। मैम, डेथ पेनल्टी को लेके आपका क्या विचार है? स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट की एक डॉक्ट्रिन है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देना चाहिए। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि डेथ पेनल्टी एबॉलिश कर देनी चाहिए, देनी ही नहीं चाहिए। आपका क्या रहा है इसमें? आई एम फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर द सिंपल रीजन कि हमको लगता है कि नो वन हैज द राइट टू टेक अवे एनीवन्स लाइफ। इवन इफ यू आर अ स्टेट, देन आल्सो यू डू नॉट हैव द राइट टू टेक अवे एनीबडीज लाइफ। और जहाँ तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल्स की बात है, बहुत सारे उसमें ना पैरामीटर्स दिए गए हैं वेरियस केसेस में कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होंगे, मगर आप कभी भी किसी चीज़ को एक इस तरीके से एक बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं कि ये टिक मार्क हो गया, ये ऐसी चीज़ है तो इसीलिए ये टिक मार्क हो गया, टिक मार्क हो गया, अच्छा 8 आउट ऑफ 10 में ये आ गया इसीलिए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो गए। ये इतना सब्जेक्टिव चीज़ है ना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो हम समझेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस आप हो सकता है कि ना समझें, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। नो मैटर आप जितना भी इंडॉक्ट्रिनेट अपने को क्यों नहीं करें, कितना भी आप जुडिशली मैच्योर क्यों ना हो, आपसे गलती हो सकती है, और ये गलती किसी और के का जान ले ले, ये तो बहुत बुरा होगा ना।
पर मैम कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सोसाइटी का बहुत हार्म किया है, तो ऐसे लोगों को हटा देना ही क्या इंसाफ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे समझ से तो नहीं। एवरीवन हैज अ राइट टू लिव। मे बी यू नो इफ यू कमिटेड अ रॉन्ग, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट आप दीजिए, बट डोंट टेक अवे हिज लाइफ। लाइफ इज टू प्रेशियस टू बी टेकन अवे। कई बार हम देखते हैं कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो रही है 20 साल की होती है, बट कई बार उससे पहले भी रिहा हो जाते हैं, नहीं, फिर जाके कुछ कमिट करते हैं क्राइम। नहीं, अब देखिए, मतलब है ना, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होता है तो वो एक फिक्स टेन्योर के लिए होता है, ठीक है। आजकल तो खैर सुप्रीम कोर्ट कहता है लाइफ मीन्स लाइफ, मगर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टेट को फिर भी पावर है कि उसको रिमिशन दे। रिमिशन दे कर भी उसको मिनिमम तो 14 ईयर्स रहना ही होगा। तो 14 ईयर्स अगर रहना होगा तो लाइफ का मतलब वो होता है, उसके बाद फिर वो निकल करके सेकंड क्राइम करते हैं, ये हमने कभी नहीं सुना है। बोलने के लिए भले ही लोग बोलते हैं, मगर ना कि ऐसी बात होती नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली बेल पर निकल करके कोई आदमी फिर से ऑफेंस करता है तो वो बात होती है। तो मगर अगर वो बेल पे निकल करके फिर से ऑफेंस कोई करता है तो उसका बेल कैंसिल करने का कोर्ट को पावर है। वो तो प्रावधान जो है उसको तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। ठीक है। और मैम एक शायद आपका केस भी था जिसमें किसी लोअर कोर्ट ने कुछ डेथ सेंटेंस सुनाया था। आपने शायद वो कुछ शूटिंग वूटिंग का था, कुछ लोगों को, कुछ लोग मरे भी थे उसमें, तो आपने तो उसको शायद कम्यूट कर दिया था, पर अल्टीमेटली वो रिहा हो गया था। सो इसके ऊपर क्या कहना है? अगर देखिए, वही अब बताना चाह रहे थे ना कि कितना इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी कितना होता है। हम जब डिवीजन बेंच में बैठे थे तो एक जज ने उसका डेथ सेंटेंस कंफर्म किया, हमने उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया, और थर्ड जज ने जाकर के उसको एक्विटल किया। तो यहाँ 3 जजेस हैं और तीनों का व्यू अलग है। अगर आप एक तरह से सोचिए कि जो फर्स्ट वाले जज जिसने उसका डेथ सेंटेंस बरकरार रखा था वो रह जाता, तो जो बाकी 2 जज का जो ओपिनियन था वो उसको तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो जाता। तो वुड दैट बी प्रॉपर? यही डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ यही है। और जो जस्टिस सिलेक्शन का सिस्टम है आज, कॉलेजियम सिस्टम जैसे आया है, इसके ऊपर जस्टिस चंद्रू हैं मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने काफी कुछ टिप्पणी भी करी है, कुछ आर्टिकल भी लिखा है, और लोगों का भी कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म इन्वॉल्व है और शायद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इन्वॉल्व है एज पर दैट आर्टिकल आल्सो। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, जजेस का अपॉइंटमेंट या किसी का भी अपॉइंटमेंट बहुत सेंसिटिव चीज है, राइट। और जो अपॉइंट करने वाला आदमी है अगर वो सच्चा रहेगा ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा सिस्टम रहे, इट मैटर्स लिटिल। तो अगर आज के दिन हम सोचे कि कॉलेजियम सिस्टम में ही खाली नेपोटिज्म होता है या गलत आदमी लोग चूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब पॉलिटिकल लोगों का भी जब ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते थे तभी भी इस तरह की गलतियां होती थी। जो क्लोज थे उस पॉलिटिकल सर्कल में उन लोग की अपॉइंटमेंट होती थी, और कभी कभी तो बहुत करप्ट लोग भी आते थे। जो उस समय भी जो करप्ट लोग आते थे, अभी भी करप्ट लोग आते हैं। नेपोटिज्म उस समय भी होता था, इस समय भी होता है। सिस्टम सिर्फ चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम को आखिर मैन को करता है, हम और आप ना। और मिस्टर चंद्रू, जस्टिस चंद्रू का भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एक जो चीफ जस्टिस उनका था, मतलब किस तरीके से झूठ बोल करके कि चंद्रू साहब ने अपने पेरेंट्स से कंसेंट नहीं लिया इसीलिए उनका नाम हमने भेजा। तो इस तरह के आदमी को आप क्या कहेंगे? एंड इट कुड हैव बीन एनीबॉडी। आप उसको मतलब है ना क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा उस चीफ जस्टिस से के जगह पे, सोचिए चीफ मिनिस्टर हो गया, वो भी ऐसा कर सकता था। तो एक आदमी को अपने से उठ करके इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचना होगा, तभी कोई सिस्टम है ना अच्छे से रन कर सकता है। ऐसे नहीं तो सिर्फ ये कॉलेजियम सिस्टम खराब है तो वो सिस्टम खराब है नहीं बोला जा सकता है। तो इसके हिसाब से फिर एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी। हाँ। क्योंकि IAS UPSC वाले जितने होते हैं उनका एनुअल रिपोर्ट होती है, पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी उनका वोट होता है, जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? हाँ, ये भी बहुत इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब अकाउंटेबिलिटी की बात जहाँ तक होती है
तो एक्चुअली जो लोअर जुडिशरी होता है, लोअर जुडिशरी तो नहीं बोलना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो होता है उन लोगों का तो एसीआर वगैरह होता है, जैसे मैजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उन लोगों का होता है। आप जब बात करें हाई कोर्ट जजेस का, तो हाई कोर्ट जजेस का मतलब है ना एसीआर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और फॉर अ फिक्स टाइम है, इसीलिए आप उसमें एसीआर तो कहीं हो नहीं सकता। उनको रिमूव करने का भी सिस्टम जो है वो सिर्फ इम्पीचमेंट है, बहुत लंबा है, वो तो होगा नहीं, इसीलिए एसीआर का सिस्टम नहीं होगा। खुद ही आदमी अपने को बुलंद करके रखेगा और सोचेगा कि हम इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो इज देयर अकाउंटेबिलिटी मैम? I wouldn't say that there is accountability, but I don't think, that it can be said very generally that no one is accountable. I don't say this. I mean, like when I was working, I was accountable, and there were lots of people like me who were very accountable. So when we choose to talk about people, we choose to talk about people who are not accountable. But, as to compare to one person who's not accountable, there must be hundreds, who are very accountable, who will be very competent, who've been thoughtful about, they are keeping the judiciary or the institution alive. तो बहुत सारे लोग होते हैं, we don't talk about them. करेक्ट मैम, आपका एक केस था जिसमें कुछ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज थे या इमिग्रेंट्स थे जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स करके सरकार उनको बाहर निकाल रही थी, बट आपने शायद उनको ये था बहुत पुराना केस था एक्चुअली, ये ऑकरेंस था 1983 का, जैसा अभी आपके इंटरव्यू के पहले हमने देखा उसका फैक्ट 1983 का ही था, जबकि एफआईआर उन लोगों के खिलाफ हुआ था, कुछ लोगों के खिलाफ, कि है ना क्या बांग्लादेशी लोग आकर के यहाँ पे रह रहे हैं। फिर उसके बाद है ना कि एक गवर्नमेंट रिपोर्ट आया, उसमें है ना कि उन्होंने उसको कह दिया कि ये बांग्लादेशी हैं। जब वो रिट फाइल किया तो जब मेरे पास जब आया फाइनल हियरिंग के लिए, तो आई थिंक वन ऑफ द कंसिडरेशंस वाज दिस, that what is the inquiry that you did, whether before you termed that person as a foreigner, that inquiry had to be done. That when you did not conduct that inquiry, how can you be just somebody be just termed as a foreigner? आज के दिन तब तो किसी को भी आप बोल दीजिए कि इसका नाक नक्श ऐसा है, इसका बाल ऐसा है, तो इसका स्किन कलर ऐसा है, उसके वजह से the person is of a certain origin. But that's not true. You have to make a proper inquiry about it. और उस केस में प्रॉपर गवर्नमेंट एजेंसी थी, उसने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया था, और फिर मेरा ये कहना था कि और द पर्सन हैड नॉट इवन बीन हर्ड। आप अगर जब आप है ना क्या आप जाइएगा तो ट्राइब्यूनल को भी तो सुनना चाहिए ना फ्रॉम द अदर साइड, बट देयर इज नो हियरिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक गरीब आदमी, मतलब गरीब क्या, हम ही लोग को अगर बोला जाएगा सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, हम ही लोग नहीं दिखा सकते हैं। तो आप ये सोचिए ना कि जो गरीब है आदमी, वो अपने खुद लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसके पर क्या कागज पत्थर रहेगा जिससे वो अपने को एस्टैब्लिश कर सके। और यूजुअली लोगों का माइंडसेट यही होता है कि अरे ये सब है ना क्या बेकार का है, दे आर नॉट वर्थ लिसनिंग टू, दिस काइंड ऑफ अ डिसमिसिव एटीट्यूड दैट पीपल इन पोजीशन हैव अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट प्रिविलेज्ड। ये इज द अनफॉर्चुनेट थिंग मेरे समझ से, देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट देयर। तो आज के दिन में जब आधार कार्ड और ये आ गया है, आज अगर आपको वही फैसला करना हो, तो क्या आप तो I will obviously see whether all the documents satisfy, because there could be a presumption, but the presumption is not something which cannot be disclosed. Yes. Presumption of innocence जो है international law में, वो presumption of innocence तो आपको मतलब वो तो that's a given right, that's an inalienable right, तो इसीलिए वो तो होगा ना। एक आपका केस ये भी था मैम जिसमें 498A का, जिसमें मैरिड वुमेन के ऊपर मतलब कुछ क्रुएल्टी का केस था। तो ये शायद वो सेक्शंस हैं जो कई बार मिसयूज भी होते हैं। तो ऐसे केसेस में जैसे आपने भी फैसला दिया था, आप या कोई भी जज ये कैसे निर्णय ले, या बहुत दिक्कत होती होगी शायद देखने के लिए कि एक्चुअली क्रुएल्टी हुई है या मिसयूज हुआ है सेक्शन को, शायद आपने भी नहीं। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा 2-3 चीज है। लोग बोलते हैं बहुत कि 498 इज वेरी मिसयूज्ड, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट एवरी पेनल ऑफेंस इज एक्चुअली मिसयूज्ड। आप है ना क्या किसके ऊपर है ना क्या एक कोई मर्डर होगा गांव में, कितने लोगों को फंसा देगा कोई ठीक नहीं है। किसी का परिवार अगर आगे ऊपर उड़ रहा है, anybody who knows the village setup and the setup of the ground level में किस तरीके लोगों का माइंड वर्क करता है, तो आप ये समझिएगा
कि कोई भी अगर कोई मर्डर हुआ या कोई भी तरह का ऑफेंस हुआ तो उसमें जितने परिवार जिसके बच्चे लोग पढ़ रहे होंगे या जिन लोगों के उठने की संभावना होगी उन लोगों को नीचे घसीटने के लिए उन लोग सबके पूरे परिवार को उन लोग है ना क्या एम्ब्रॉयल कर देते हैं ऐसे केसेस में। अब आप लड़ते रहिए। अब सवाल है कि हम लोगों का जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें 4 आदमी या क्या 1 आदमी भी आकर के झूठ बोलेगा और खूब अच्छे से अगर झूठ बोल देगा, मतलब है ना क्या आई विटनेस अकाउंट देगा कि हमने इसको देखा ऐसे करते हुए वैसे करते हुए। सवाल है कि जज तो बाध्य है, उसने तो कुछ देखा नहीं है, वो तो एविडेंस से बाध्य है। तो बहुत रॉन्ग कन्विक्शंस भी होते हैं। दिस इज वेरी कॉमन कि रॉन्ग कन्विक्शंस भी होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ ये बोलना कि 498A मिसयूज्ड है ये हम नहीं मानेंगे। It is, because it hits a certain, the entire gender. Therefore, people talk about it कि ना क्या ये बहुत गलत है। मगर I don't think, it's completely this कि misused होता है। और unfortunate ये भी है कि हम लोग है ना क्या 498A का अगर आप सोशल सेटअप समझिएगा तो ज़्यादातर औरतें जो है ना वो ज़्यादातर औरतें दे फील वेरी सिक्योर इन अ मैरिड सेटअप कि हम है ना क्या किसी की बहू हैं किसी की बीबी हैं। ऑल दैट ऑल्सो गिव्स पीपल अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी। एक सोशल सेटअप में आपका सोसाइटी में एक आपकी स्टैंडिंग है कि फलाना की बहू ढकाना की बीबी दिस दैट ये सब होता है। तो दैट सिक्योरिटी शी डज नॉट वांट टू डिसलॉज वेरी इजीली। तो in most cases, women they suffer all these injustices just so that she does not go out, मतलब she is not thrown out सोसाइटी में। सोसाइटी किस तरीके से उसको देखता है आप है ना कि यूजुअली क्या काफी हद तक ये भी सही है कि आप विक्टिम होंगे मगर उल्टा ही हो जाता है as though it seems as though you are the perpetrator of of a crime। तो जल्दी है ना क्या बहू भी नहीं बोलेगी कि अच्छा आप उसके सास ससुर लोग उसको तंग करते हैं, उसकी ननद तंग करती है, उसका हस्बैंड ऐसे करता है। उसको लगता है क्योंकि एक तो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो अच्छा मतलब है ना जो बहू है उसका एक ढांचा ऐसा होना चाहिए। उससे थोड़ा सा भी ढांचा अगर अलग होगा तो उसको डर लगता है कि अरे हमने अगर ऐसे बोल दिया तो इसका मतलब आई एम आउट ऑफ दैट। सो दैट सिक्योरिटी दैट शी फील्स इन अ स्टीरियोटाइप दैट शी डज नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ। ज़्यादातर लोगों का आप देखिएगा कि ऐसे होता है, इसीलिए नहीं बोलते। इनफैक्ट अभी तक है ना कि अभी हाल ही में कल परसों ही देख रहे थे इंस्टाग्राम में कोई 4-5 लड़के लोग बैठे थे और एक लड़का है ना एक पोएम पढ़ रहा था बड़की भौजी। अब जितनी अच्छी चीज़ थी बड़की भौजी में थी, वो खाना भी बनाती थी, मुस्कुरा के सबको दिए भी देती थी, अपने खुद सबसे अंत में खाना खाती थी, ये करती थी। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हम लोग अपना बना करके रखें ये सिर्फ मर्दों के दिमाग में नहीं है, ये औरतों के भी दिमाग में है। तो हम लोगों का भी अपना है ना कि बहुत चैलेंज होता है कि यू ऑल्सो वांट टू फिट इन, द फर्स्ट डिजायर इज टू फिट इन एंड व्हेन यू आर अनेबल टू फिट इन you start feeling as though you are the person who's wrong. ओके तो इस केस में अगर किसी एक्यूज्ड को जो मतलब इस केस में अगर हमने ऐसा देखा इस सोसाइटी में स्पेशली जैसे आपने बताया कि इंटीरियर्स में बहुत होता है कि वो स्टीरियोटाइप में सब महिलाएं अपने आप को फिट मानती हैं और उस केस में भी कोई अगर आगे बढ़ के कंप्लेन कर रहा है तो भी अगर हम एक्यूज्ड को निर्दोष कर रहे हैं तो उसमें काफी गहन सोच लगती होगी। नहीं और आपको ताज्जुब होगा ये सोच सुन करके कि 498 वगैरह खाली अर्बन फिनोमिना नहीं है। हम तो पटना हाईकोर्ट के रहे हैं तो हमको पता है रिमोट जगह विलेजेस में भी 498 का केस काफी कॉमन हो गया है अब। अच्छा, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड स्पीकिंग आउट। नाउ द पॉइंट इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 498 व्हिच इज अ पेनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू व्हिच जो भी अक्यूज्ड हैं वो तो जेल जाएंगे, मगर देयर इज अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट व्हिच इज अ सिविल प्रोसीडिंग्स जिसमें कि ना आप भी प्रोटेक्टेड होंगे एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज आल्सो प्रोटेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली जो लोअर लेवल्स या जो भी रूरल एरियाज में इस चीज की पहुंच नहीं गई है, नॉर इज देयर अ प्रॉपर सेटअप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे औरत भी सिक्योर रहे और बाकी लोग भी सिक्योर रहें। क्योंकि सबसे पहले औरत का इनसिक्योरिटी यही रहता है कि वो नैयर वापस जा नहीं सकती है, अपने ससुराल में रह नहीं सकती है और अगर कहीं बाहर निकल जाएगी तो वो सब तरह से वल्नरेबल हो जाएगी। तो वो जो इनसिक्योरिटी जो है ना वो मतलब है ना झेलना बहुत मुश्किल है।
तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके लिए बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली उसका पूरा यूज नहीं हो रहा है। एक ऐसा भी केस था जिसमें एक हस्बैंड के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी वाइफ को जला दिया, तो उसके ऊपर भी आपने हाँ काफी हाँ नहीं एक्चुअली निर्णय हम है ना थोड़ा सा ट्रेडिशनल जज रहे हैं, ठीक है। 1982 से हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और मेरे दिमाग में जो भी था कन्वेंशनल विजडम ऑफ क्रिमिनल लॉ वो एकदम अंदर घुस करके बैठा हुआ है, तो विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसलॉज। तो हम आई वॉज अ जज या इवन एज अ लॉयर आई ऑलवेज सॉ कि व्हाट द एविडेंस वाज, और जो एविडेंस इफ इट फिट्स अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द क्रिमिनल jurisprudence is, only that could be relied on, and I did that as a lawyer and as a judge both। मतलब रिलायंस भी वैसे ही रहा है। मगर 498A के बारे में अगर आप बात करें तो हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि चूँकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी औरतों को बहुत होती है, और हमने देखा था कि फैमिली कोर्ट वगैरह में मेंटेनेंस के लिए ना छोटे छोटे मेंटेनेंस जैसे 100 रुपया 125 रुपये के लिए भी मेंटेनेंस के लिए भी औरतें है ना 7-8 बजे तक बेचारी फैमिली कोर्ट में बैठे रहती थी, एंड दे यूज्ड टू बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो जब हम 498A का केस करने लगे तो आई बैलेंस्ड द क्या बोला जाए आई बैलेंस्ड द बेनिफिट बोलिए या एडवांटेज बोलिए ऑफ बोथ द पार्टीज। आई डिडंट वांट टू सेंड दिस पर्सन बिहाइंड द बार्स, क्योंकि देयर वुड बी no point in sending the person behind the bars when jail is the rule, jail is the rule and bail is the rule and jail is the exception, so why should you send him to jail anyway? But I didn't want the wife also to suffer. Yes. So I would ask the husband whether he is ready to pay a certain amount of money to the wife till such time as the case goes on. In most cases the husbands would very readily agree because they didn't want to go to jail, and according to their own status they would fix a quantum. तो उससे होता था कि औरत को कुछ पैसा भी मिल जाता था, and even to litigate because it was difficult कि लॉयर्स को भी पैसा देना है, सब कुछ करना है, या जाना ही है लॉयर्स को नहीं भी पैसा देना है तभी भी आपको यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर कोर्ट जाना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना। तो ये हो जाता था, तो दोनों का बेनिफिट जो है वो बैलेंस हो जाता है। सोशल जस्टिस देखते हैं। सोशल जस्टिस, ये वो दिस इज आल्सो मतलब कन्वेंशनल विजडम आई वुड से दैट नोबडी शुड बी both of them should be treated as equal. Correct. And pre-trial तो have no right to put anybody keep anybody in jail unnecessarily. तो आप अपने आप को लीनियंट जज मानती हैं इस हिसाब से या नहीं हम बहुत कन्वेंशनल जज अपने को मानते हैं, और मेरे समझ से वही ट्रेडिशंस को बहुत एकदम अलाइव करके रखना चाहिए था, और हमने कोशिश की वही करने की। इसमें अगर हम देख रहे हैं कि एविडेंस और वो सब निकल के आ रहा है तो काफ़ी हद तक पुलिस का रोल आता है इसमें, और पुलिस कई बार जेन्युइनली कई बार इंटेंशनली एविडेंस के साथ गलती भी कर सकती है। तो इसमें बिल्कुल सही है। क्या व्यू है?